नमस्कार, द नवीन पुरोहित शो में आपका स्वागत है। और आज हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के एक ऐसे अनूठे स्थान पर जो पर्यावरण संरक्षण, प्रकृति संरक्षण, जैविक खेती, इन सारे महत्वपूर्ण विषयों पर एक अलग दृष्टिकोण से समाज को, पर्यावरण को देने के भाव से काम कर रहा है। और इस गांधी से ग्राम सेवा केंद्र की संकल्पना जिन्होंने की है वो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने जो अपना पैशन था, जो उनकी हॉबी थी, उसको समाज को योगदान देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनाया। और आज सीहोर जिले के एक 4 मंडली नामक क्षेत्र में गांधी ग्राम सेवा केंद्र पर हम मौजूद हैं। और इस गांधी ग्राम सेवा केंद्र पर जो भविष्य की इबारतें लिखी जा रही हैं वो हमारे पीढ़ियों के लिए जीवनदायिनी होंगी। तो हम इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं। हमारे साथ श्री आर के पालीवाल साहब मौजूद हैं। सर, आपका IND24 में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। सामान्यतः एक बहुत बड़े पद पर कार्य करने के बाद व्यक्ति जो जीविकोपार्जन के दौरान जितना धनार्जन करता है, फिर वो सोचता है कि अब इस धनार्जन में हम अपने इसका व्यावसायिक उद्देश्यों में और तमाम अपनी कॉमर्शियल जो इंटेंशन है उनकी प्रतिपूर्ति में हम जुटें। तो ऐसा क्या दिमाग में आया कि जैविक खेती, पर्यावरण संरक्षण, इनके लिए पूरा जो हमारा जीवन है इसको लगाना है? देखिए, हमारी जो भारतीय परंपरा है उसमें तो वानप्रस्थ आश्रम 50 के बाद शुरू होता है, लेकिन क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है जी और रिटायरमेंट एज 60 है, तो हमने लोगों से कहा कि भाई 60 को वानप्रस्थ मान लिया जाए। और वानप्रस्थ को वनों की तरफ प्रस्थान कहा गया। उसका एक पर्पज़ था कि हमने जो भी शहर में रह के सीखा, गांव में जो पीछे छूटे हुए लोग हैं, वनों के आसपास रहने वाले, उनको अपना ज्ञान दें और उनसे वनस्पतियों का, प्रकृति का ज्ञान लें। तो एक तरह से ये समाज को देने का समय है। तो हमें भी लगा कि अब तक अपने लिए हम लोगों ने अपने परिवार के लिए काम किया है, सरकारी सेवा की है, वो भी जन सेवा थी। उसके बाद अब ये वानप्रस्थ की, प्रकृति की तरफ लौटने की सेवा है। तो एक तो ये ध्येय था। आपने इस पूरे संकल्पना को एक नाम दिया, गांधी सेवा ग्राम। तो सामान्यतः जब लोग कहते हैं कि समाज सेवा में आते हैं, तो समाज सेवा भी अब एक कॉमर्शियल सेक्टर हो गया है सर। NGOs रजिस्टर होते हैं, उनके ऑफिस हैं, और फिर वो फंड रेज करते हैं, और तमाम मतलब जितने कॉमर्शियल एस्पेक्ट आपकी कॉमर्शियल लाइफ में नहीं आते, उससे ज़्यादा उसमें जुड़ जाते हैं। तो इसमें फिर कोई आपने ऐसे ही कि भाई सरकार से इसमें कोई सरकार की किसी योजना के तहत कोई सहायता लेनी है, कोई फंड रेज करना है, या फिर ये सब आपसी सहयोग और उसके द्वारा? इसमें सरकार की तरफ से या किसी कॉरपोरेट की तरफ से, जिसको CSR कहते हैं, जो आपने NGO की बात की, ये वेस्टर्न कंसेप्ट है पश्चिमी देशों का, कि वहाँ पे सेवा को भी एक तरह से प्रोफेशन मान लिया गया है। फिर हम भारतीय परंपरा में लौटते हैं। हमारे यहाँ तो सेवा वो है जहाँ से आपको वापसी में कुछ भी मिलने की उम्मीद ना हो, केवल वन वे ट्रैफिक, कि हमें देना ही देना है। जॉय ऑफ गिविंग है। यस, लौटाना है, अब प्रकृति को देने का आनंद लेना। बिल्कुल। तो ये जो आर्ट ऑफ गिविंग, आर्ट ऑफ लिविंग की बात सब लोग करते हैं, ठीक बात। लेकिन उससे भी आगे है आर्ट ऑफ गिविंग, गिविंग टू द सोसाइटी, गिविंग टू द नेचर। क्योंकि इस समय आप देखिए कि सबसे ज़्यादा अब तो मुझे लगता है कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस के ऊपर खतरा है। क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं सब लोग। हमारा पानी, हमारी हवा, हमारा भोजन भयंकर प्रदूषित है। और अब तो WHO भी मानता है, हॉकिंस कितने बड़े साइंटिस्ट के बाद उन्होंने कहा कि भाई अगर हम यही रफ्तार जहर घोलने की रही प्रकृति में, तो 2050 तक शायद ही कोई स्वस्थ मिलेगा। तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी आज के समय में हम प्रकृति के नज़दीक जाएं, प्रकृति का संरक्षण करें। तो उसी संकल्पना के साथ हमने ये सब शुरू किया है।
खुद जैविक खेती करना, सबसे पहले तो खुद प्रकृति के पास जाएं और फिर लोगों को भी जो प्रकृति से जुड़ना चाहते हैं, जैविक खेती करना चाहते हैं, सात्विक जीवन जीना चाहते हैं, उनके प्रशिक्षण की भी यहाँ हम लोगों ने व्यवस्था की है। तो ये जैसे ये जो मूवमेंट है, ये आपने एक सेंटर डेवलप किया जी। तो ये मूवमेंट जैसे यहाँ लोग प्रशिक्षित होते हैं या कहीं और आप कैंपिंग करते होंगे, गाँव में जाते होंगे, तो लोगों को जागरूक करने के लिए भी कोई प्रयास किए गए कि या आपने एक बस ये मॉडल सेटअप कर दिया कि भाई यहाँ आओ, देखो, खुद से जागरूक हो, या इसके कुछ मूवमेंट्स भी चल रहे हैं? यस, दोनों चीज़ें चल रही हैं। अगर मूवमेंट की बात करें तो ये तो हम लोगों ने करीब 5 साल पहले शुरू किया था कि आजकल क्या है, कुछ किसान जैविक खेती करते हैं, लेकिन जैविक खेती में थोड़ी कठिनाई आती है कि एक तो वहाँ पे मैनुअल लेबर ज़्यादा लगती है, तो थोड़ी सी कॉस्ट बढ़ जाती है। बिल्कुल। दूसरा, पैदावार शुरू के 3-4 साल कम होती है, क्योंकि ज़मीन को आदत पड़ गई खाद, पेस्टिसाइड। अब जब वो नहीं डालते, आप रासायनिक पदार्थ कोई नहीं डालते, तो थोड़ी प्रोडक्शन घटती है। अब जैविक खेती करने वाला किसान चाहता है कि जो जैविक अमृत जैसा भोजन उगा रहा है तो उपभोक्ता थोड़ा उसका ज़्यादा पैसा दे, लेकिन उसको उपभोक्ता नहीं मिल रहे। शहर में उपभोक्ता ये कहते हैं कि हमको जैविक किसान से जैविक गेहूं नहीं मिलता, जैविक दालें नहीं मिलती, जैविक सब्जी फल ये नहीं मिलता। तो हमने 5 साल पहले इन दोनों को जोड़ने की शुरुआत की थी। अरे, और भोपाल में एक छोटी सी जगह उपलब्ध कराई थी। ग्राम सेवा समिति एक छोटी सी संस्था है, कुछ लोगों के जन सहयोग से चलती है। उन्होंने अपनी जगह फ्री में किसानों को दी और किसानों से कहा कि आप 25% एक्स्ट्रा कीमत पे अपने ताज़ा जैविक फल सब्जियां उपभोक्ताओं को दीजिए। तो धीरे धीरे देखिए कि भोपाल में हजारों उपभोक्ता कई दर्जन किसानों से जुड़ गए। अब ये किसान हफ्ते में 2 दिन भोपाल अपनी ताज़ा सब्जी, ताज़ा फल, सर्दियों में गुड़ ऑर्गेनिक बना के लाते हैं, जो भी पैदा उनका होता है, और 2 घंटे में उनका सब बिक जाता है। तो ये तो रहा हमारा जैविक खेती के प्रचार के लिए किसानों को तैयार करना और उपभोक्ताओं को तैयार करना कि भाई आप अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए जैविक खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल करें। और अगर मैं सर तकनीक की बात करूं, जैविक खेती की तकनीकी, क्योंकि अब सामान्य अवधारणा ये बन गई है कि भाई इतना कीटनाशक है, मतलब इतने खरपतवार उगते हैं, तो इनको बिना कीटनाशक के तो इन पर कंट्रोल ही नहीं हो सकता। तो मतलब अगर इनका छिड़काव नहीं करेंगे दवाओं का, छोटे छोटे गार्डन उनके बिना नहीं चल रहे हैं, तो फिर इतनी खेती और इतनी पैदावार को कैसे बचाएंगे? तो इस मतलब सिर्फ खाद इस्तेमाल नहीं करना है, कीटनाशक इस्तेमाल नहीं करना है, तो फिर करना क्या है? मतलब बहुत देखिए, एक्चुअली हुआ क्या है, पश्चिम की नकल करते करते हम अपनी परंपराओं को भूल गए। हमें बचपन में ध्यान है, जब हम 10-15 साल के रहे होंगे, 40 साल पहले न पेस्टिसाइड था, खाद के में यूरिया थोड़ा बहुत इस्तेमाल होता था, गोबर का खाद इस्तेमाल करते थे। तो जहाँ तक खादों का विकल्प है, गोबर का खाद और वर्मी कंपोस्ट, केंचुआ खाद जिसको बोलते हैं, वो सबसे अच्छा विकल्प है। सबसे अच्छा मैं इसलिए कहता हूँ, यूरिया आपको साल भर में जितनी फसल लेंगे उतनी बार डालना पड़ेगा, बल्कि उससे भी ज़्यादा बार। आप अगर गेहूं की 3 महीने की फसल ले रहे हैं तो 3 बार यूरिया डालेंगे, फिर अगली फसल धान की लेंगे तो 3 बार धान में डालेंगे, फिर तीसरी फसल कोई और लेंगे तो 2 बार और डालेंगे, साल भर में 8 बार डालना है। गोबर की खाद 1 बार डाल दी तो 3 साल तक उसका असर रहता है, मतलब आप 9 फसलें ले सकते हैं, पर मेहनत लगती है। हम धीरे धीरे आलसी होते जा रहे हैं, मशीनों की तरफ बढ़ रहे हैं। अच्छा, एक सर ये भी तो समाज में हो गया है कि भाई मतलब पढ़ लिख के गए हैं लोग, तो अब खेती कैसे करें? पढ़े लिखे लोगों का खेती मतलब सीधा जोड़ दिया, खेती मतलब अनपढ़, और बहुत अगर मैं एक स्तरहीन शब्द है गवार, ये उन लोगों का काम है। मतलब खेती तो ये काम बचा नहीं है, मतलब पढ़े लिखे लोग। यही देश का दुर्भाग्य है। और ये गांधी ग्राम सेवा केंद्र इसीलिए हमने कहा क्योंकि गांधी कहते थे भारत आबादी प्रधान देश है, यहाँ हर आदमी को काम मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। जैविक खेती हमारे यहाँ, अकेली जैविक खेती
1 साल में पूरी बेरोजगारी खत्म कर सकती है। लेकिन इसके लिए हमें पहले गांव के गांव इन्वॉल्व हाँ, रहते थे खेती में, काम इसके ही लिए नहीं। हमें सबसे जरूरी काम क्या करना है, अधिकारियों को, नेताओं को, व्यापारियों को, उनको जो मैनुअल वर्क है उसको सम्मान की नज़र से देखना है, हिकारत की भाव से नहीं। बिल्कुल ठीक। देखिए, प्रधानमंत्री अगर झाड़ू लेके निकलते हैं तो स्वच्छता अभियान, और हो गया है देश। सफाई कर्मियों का सम्मान होने लगा। बिल्कुल ठीक। ऐसे ही अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स खेती करने निकलें तो खेती भी सम्मान का विषय बन जाएगा, फिर किसान का भी सम्मान होगा। अगर हम केवल इतना माइंडसेट चेंज कर दें, ये गांधी ने किया था, पूरी इस देश इकोनॉमी यू टर्न हो जाएगी सर। सारा यू टर्न हो जाएगा। और हम अगर नंबर 1 हमको विश्व गुरु या इकोनॉमी में नंबर 1 बनना है तो हमको एग्रीकल्चर को नंबर 1 लाना पड़ेगा और जैविक खेती को लाना पड़ेगा, क्योंकि जैविक खेती नहीं होगी तो हर आदमी बीमार होगा। आप कैसे इकोनॉमी एक लेवल के बाद आप सर्वाइव ही नहीं कर सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है। पंजाब में जिस प्रकार से कैंसर बढ़ रहा है, पंजाब में नहीं, अब तो पंजाब के पास हरियाणा और मेरा मूल निवास मतलब तो पंजाब से तो एक ट्रेन आती है, उसको कैंसर ट्रेन कहने लगे। कई जगह से ऐसी डिमांड आ रही है। रतलाम में बहुत कैंसर हो गया, क्योंकि वहाँ भी, रतलाम में भी ये एडवांस खेती जिसको कहते हैं पेस्टिसाइड वाली बहुत एक चीज और है सर कि जिन लोगों ने टेक्निक सीखी भी, जैसे कुछ ऐसी इस पे रूफ टॉप गार्डन बना लिए या घर की क्यारियों में, और कुछ कि भाई पानी नहीं देना पड़ता है, उन्नत तकनीकें सीख ली। यस। और कुछ जैविक खेती भी कर रहे हैं, तो वो इस तक सीमित रह गए हैं कि भाई वो खेती कर रहे हैं और उसको उगा रहे हैं, बेच रहे हैं, कमा रहे हैं, तो बहुत छोटा सर्किल हो गया। क्योंकि ये अगर आप कर रहे हैं तो इससे समाज को तो जोड़ना पड़ेगा। जैसे आपने कहा कि गांधी सेवा ग्राम केंद्र, तो इस मूवमेंट से मतलब लोगों को कैसे जोड़ा? लोगों ने तो कहा होगा कि भाई रिटायर हो गए तो आपके पास तो पर्याप्त समय है, या अब आपका एक पैशन है तो कर रहे हैं। Yes. लेकिन इसको आप समाज सेवा, देश हित, पर्यावरण संरक्षण, इन सब का नाम दे रहे हैं, तो लोग, रिटेलिएशन तो मिला होगा सर। नहीं, शुरू में लोगों को थोड़ा आश्चर्य होता था कि ऐसा शायद नहीं हो पाएगा, संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन 2 साल में अब सबको अच्छा लगता है। बल्कि अब तो हमसे बहुत से लोग जुड़ना चाहते हैं और वो कहते हैं कि हमारा गांव में 4 एकड़ पड़ा हुआ है, बंजर हो रहा है, अब हम उसको शुरू करेंगे। और काफ़ी लोगों ने पिछले 2 साल में, देखिए यहाँ पे ऐसा शायद ही कोई दिन जाता है जिस दिन कोई ना कोई विजिटर नहीं आता या इसके बारे में कोई क्वेरी नहीं करता, कोई प्रश्न नहीं करता, फ़ोन पे या फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे संपर्क नहीं करता। धीरे धीरे बढ़ रहा है। और जो आपने कहा कि कुछ लोग छोटा सा कर रहे हैं रूफ टॉप पे, तो मैं कहना चाहूँगा कि वो उनसे बेहतर हैं जो कुछ भी नहीं कर रहे। शुरुआत छोटी, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। तो अगर वो अपने लिए हफ्ते में 2 दिन की सब्जी भी उगा रहे हैं तो एक शुरुआत तो है। उनको वो टेस्ट तो आने लगा। बहुत से लोग यहाँ, अभी हम कुछ ये शो के बाद आपको कुछ यहाँ के प्रोडक्ट, जो अमरूद है, पपीता है, जो आजकल सीजनल फल आ रहे हैं, वो खिलाएंगे। आप याद करेंगे, बहुत से लोग कहते हैं हमारे नानी के घर ऐसा 40 साल पहले हमको मिलता था। तो अगर सर मैं इन प्रोडक्ट की बात करूं तो क्या इनकी जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की, टेस्ट क्वालिटी, और दूसरा इनकी न्यूट्रिशन क्वालिटी, एक तो उनका पोषण, उनकी पोषण की वैल्यू, और पोषक तत्वों की उपस्थिति और उनके स्वाद की उपस्थिति, तो अगर इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो जैविक पदार्थ क्या जो तमाम जो नई तकनीकों से उगाए जा रहे हैं उससे ज़्यादा बेहतर है? बहुत बेहतर हैं। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि जो ये जहरीली पद्धति से, रासायनिक पद्धति से उगाए जा रहे हैं, ये तो कैंसर कर रहे हैं, तो उनकी पोषण वैल्यू तो मैं नेगेटिव कहूँगा, माइनस है। माइनस, क्योंकि पोषण वैल्यू तो है ही नहीं। जो आपको बीमारी दे रही है, 15-15 साल के बच्चों का किडनी फेल्योर, हार्ट अटैक 40 साल के युवाओं को, लीवर फेल्योर, मल्टी ऑर्गन फेल्योर, ये सारा क्यों हो रहा है? इम्यूनिटी लॉस। कोरोना में देखिए, जो लोग जैविक का इस्तेमाल करते थे, और गांव में अभी भी बहुत से किसान अपने लिए अलग से जैविक करते हैं, और क्योंकि मंडी में उनको भाव नहीं मिलता तो वहाँ बेचने के लिए वो जहरीला करते हैं। भाई वो प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं अपना।
तो कोरोना गांव में क्यों लोग जीवित बचे? कोरोना गांव में फैला ही नहीं इधर, बहुत कम फैला और बहुत से लोगों को पता नहीं चला। हल्की सर्दी जुकाम हुई, ठीक हो गए क्योंकि उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग थी। बिल्कुल ठीक। शहरों में सुविधाएं भी थी, फिर भी कितने लोग मरे। हॉस्पिटल विदेशों में तो त्राही हो गई, विदेशों में त्राही त्राही, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी हमसे पहले खत्म हो गई। उन्होंने पेस्टिसाइड पंजाब से पहले शुरू कर दिए थे। तो ये तो धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो मैं तो कहूँगा कि न्यूट्रिशन वैल्यू केवल जैविक और प्राकृतिक में ही है। बिल्कुल ठीक बात। अच्छा सर, ये बीच में आपने कुछ ऐसे मूवमेंट्स भी किए जहां अलग अलग गाँव में जाके कैंप किए, गांव के लोगों को जोड़ा, वहाँ की जो जलीय संरचना है, चाहे नदी हो, तालाब हो, उनके पुनर्जीवन के लिए भी कार्य किया। तो वो सब मूवमेंट पे एक बार आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहिए। देखिए, हमारा ये था कि हम जहाँ जहाँ भी हमारी पोस्टिंग रही, सामान्यतः हमारी 5-6 साल में स्टेट चेंज हो जाती थी। सीनियर ऑफिसर्स के साथ ये सेंट्रल गवर्नमेंट में दिक्कत है। तो हम लोगों ने तय ये किया कि जिस स्टेट में भी हम जाएंगे, कोशिश रहेगी कि कोई एक गांव आदर्श गांव बनाने की कोशिश करेंगे। वहाँ के गांव के लोगों से मिलके, वहाँ के कुछ अच्छे समाज सेवियों से मिलके, क्योंकि हमारे लिए तो वो प्रदेश नया है, वो गांव नया होगा। तो ऐसे ये तो आज आपने सेवा काल के दौरान ये शुरू सेवा कर काल दिया। के दौरान ही तो ऐसे करीब 5 गांव हम लोग देश भर में कर पाए। और उसका पर्पज़ ये था कि अलग अलग हिस्सों में करेंगे तो थोड़ा सा हर प्रदेश की कुछ अलग भौगोलिक स्थिति है, मॉडल विलेज के, वहाँ का एग्रीकल्चर अलग है, तो सबके थोड़े से मॉडल भी अलग अलग विकसित हुए। बिल्कुल ठीक है। तो हमें भी अनुभव हो रहा था। पहले गांव को विकसित करने में हम लोगों को 5-6 साल लगे। और जो बाद में हमने तेलंगाना का गांव किया, एक हैदराबाद से करीब 70 किलोमीटर दूर गोंगलुरु गांव, संगारेड्डी ज़िले में, वो 2 साल में मॉडल की तरह खड़ा हो गया। तो हमारा भी अनुभव बढ़ा। और जब हमने रिटायरमेंट के बाद ये 4 मंडली आबिदाबाद चुना, ये स्थायी सेंटर के रूप में चुना। अब जैसे सर, मैं ये मानता हूँ कि जब सरकार की सहभागिता किसी भी अभियान में जुड़ जाती है तो वो अभियान की जो रीच है, उसकी जो अप्रोच है वो बहुत बढ़ जाती है। जैसे वैक्सीन को हमारे यहाँ एक उत्सव की तरह लिया तो इतने बड़े देश का वैक्सीनेशन हो पाया। पोलियो को भी हमने उत्सव की तरह लिया, पल्स पोलियो अभियान भी ऐसे ही चला। तो सरकार आपसे जुड़े, मैं मतलब सामान्यतः लोग सरकारों से जुड़ने को लाभ की दृष्टिकोण से देखते हैं। मुझे लगता है कि सरकारों को भी इस प्रकार के मॉडल की और इस प्रकार के गाइडेंस की जरूरत है। वो लगातार प्रयास कर रही हैं, लेकिन ऐसे अगर सकारात्मक मॉडल के साथ वो आगे बढ़ेंगी, पूरे का पूरा एक महकमा है कृषि विभाग, उद्यानिकी विभाग, तो क्या उस स्तर पर कोई प्रयास हुआ है? हाँ, उस स्तर पे भी प्रयास हुआ है। यहाँ पे कृषि विभाग के भी कुछ अधिकारी इसको देखने आए हैं। और ये क्योंकि सीहोर ज़िले में आता है, तो सीहोर ज़िले के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, सीओ जिला पंचायत, सीओ जनपद पंचायत और भी उनके अधिकारी, यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल सेक्रेटरीज वगैरह भी आए हैं। और मध्य प्रदेश की ही बात करें, क्योंकि हम मध्य प्रदेश में बैठे हैं, तो जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अभी हैं एग्रीकल्चर के, उन्होंने भी हमसे संपर्क किया कि कैसे जैविक खेती को बढ़ाया जाए। सबसे अच्छी बात तो ये है कि प्रधानमंत्री खुद जैविक खेती के बढ़ाने की बात सर मिलेट्स को प्राथमिकता मिल रही है। बजट में अलग से कुछ प्रावधान हुआ है, मुख्यमंत्री ने भी कहा है, तो हमने सरकार के लिए भी इसको खुला रखा है। और बल्कि क्योंकि हमसे मांगा गया था कि किस तरह से मध्य प्रदेश की जैविक खेती की पॉलिसी बनाई जाए, तो 2-3 बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हमने उनके संज्ञान में भी लाए हैं कि जैविक खेती क्यों नहीं आगे बढ़ पा रही, और उनको हमने कुछ सुझाव भी दिए हैं। और हमने तो ये भी कहा है कि पूरे प्रदेश के कृषि अधिकारी भी यहाँ आके वो भी प्रशिक्षण ले सकते हैं। वाह। नमस्कार, द नवीन पुरोहित शो के इस अनूठे शो में हम इस वक्त हैं सीहोर जिले के 4 मंडली ग्राम में स्थित गांधी ग्राम सेवा केंद्र में। जैसा कि हमारी चर्चा इस कार्यक्रम के अतिथि आर.के. पालीवाल साहब से हो रही थी, जो जैविक खेती पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बहुत ही अनूठा कार्य कर रहे हैं। तो आज हम गांधी ग्राम सेवा केंद्र में मौजूद हैं और यहाँ कुछ उन्होंने कार्य किया जिसके विषय में वो हमें बताएंगे। सर, ये जो एक क्यारी बनाई है, ये जो खेत बनाया है, तो इस पर मैं आपसे जानना चाहूँगा सर। देखिए, जैसे आप सामने देख रहे हैं, ये एक मॉडल हमने विकसित किया है। इसको गांव में भी अपना किचन गार्डन कह सकते हैं। शहर में जो लॉन होते हैं बड़े बड़े,
उसको भी किचन गार्डन के रूप में डेवलप कर सकते हैं। साइज इससे कम या ज़्यादा भी हो सकता है। ये लगभग 5,000 स्क्वायर फीट का एक किचन गार्डन कंसेप्ट हमने दिया है। 2 साल पहले ये बंजर धरती थी, इस पे बड़े बड़े पत्थर थे। इसकी जब खुदाई कराई हमने, ऊबड़ खाबड़ थी, तो करीब 2 ट्रक पत्थर निकले। उन पत्थरों से हमने ये सीमेंट के फर्श बनाए हैं यहाँ पे, और इसको एक ऐसा गार्डन तैयार किया है जिसमें 8-10 तरह के सीजनल फल, हर सीजन में कोई फल यहाँ से मिलेगा, और पूरे साल में 20-25 तरह की सब्जियाँ अलग अलग सीजन की, इतने ही एरिया में। ये मतलब ये भी पूरा जैविक पद्धति से? ये पूरा जैविक है, प्राकृतिक है। इसकी अभी मतलब इसको बने हुए कितना समय हुआ है? इसको 1.5 साल हुआ है, और देखिए 8 महीने में पपीता खूब आ रहा है, पपीता आ जाता है। आजकल 2 साल में अमरूद आने लगे, 2 साल में आंवला आ जाता है। 1.5 साल के पौधे में थोड़ा बड़ा पौधा लाए थे, आम लगे हैं इस बार। तो ये तो करीब 2-3 साल लग जाते हैं फलों के पौधों को, और 5 साल बाद तो खूब फल इनमें लगेंगे। लेकिन सब्जियां तो ऐसी हैं कि कुछ 2 महीनों में, कुछ सब्जी 15-20 दिन में, मेथी मतलब 20 दिन में आपको पहली बार काट लें, पालक 20 दिन में, धनिया 20 दिन में हो जाता है, बैंगन है, भिंडी है, करेला है, तुरई है, ये सब चारों तरफ बेल लगी हुई हैं, तो अलग से हमें कोई जगह नहीं करनी पड़ी। यहाँ कम से कम 25-30 तरह की सब्जियां साल भर में, 7-8 तरह के फल, छोटे से गार्डन में। तो गांधी ग्राम सेवा केंद्र में आपने किचन गार्डन के कॉन्सेप्ट को देखा। अभी हम ग्राम सेवा केंद्र में मौजूद जो खेत है उसमें जा रहे हैं। तो सर, ये जैसे खेत के अंदर एक ये अलग डिजाइन का तालाब दिख रहा है, और काफी इसके आसपास की जो बंधान है वो बहुत ऊंची है। सामान्यतः तालाब में एक इनलेट आउटलेट होता है, तो इनलेट तो दिख रहा है, आउटलेट नहीं दिख रहा, और बहुत कम जगह में बनाया हुआ है। और फिर तालाब की जो बाउंड्री वॉल है उससे नीचे खेत हैं। इस पर जानना चाहूंगा सर कि ये क्या कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई टेक्निक का इस्तेमाल हुआ है, इसके पीछे की कोई एक विचार है इस पे? इसका देखिए, तालाब जनरली लोग वाटर कंजर्वेशन के लिए, जल संचयन के लिए बनाते हैं, लेकिन उससे भी आगे है जल प्रबंधन। जल संचय तो कोई भी कर सकता है, कहीं भी गड्ढा करके पानी को रोक लीजिए, जल संचय हो जाएगा। टंकी में भर लीजिए, टैंकर में भर लीजिए। तो हमने इस तालाब को थोड़ा अलग तरह से डिजाइन किया। तालाब में जो आउटलेट एक होता है जनरली पीछे की तरफ, तो जो एक्स्ट्रा पानी बोलते हैं उसको वेस्ट वियर बोलते हैं। तो हमने कहा कि पानी तो वेस्ट हो ही नहीं सकता, तो उस पानी को हम क्या करें, जिस पानी को वेस्ट कह के हम छोड़ देते हैं। तो हमने इस तालाब को ऊंचे बंधान बनाए। उसके हमको 2 फायदे हुए कि एक तो इस ऊंचे बंधान पे 3 स्टोरी हम खेती कर पा रहे हैं। अब आप देखेंगे कि जो ये ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल पे हमने अमरूद के पौधे लगाए हैं, फर्स्ट फ्लोर पे हमने तुवर उगाई है, और फिर नीचे के ढलान के दूसरी तरफ के फर्स्ट फ्लोर पे हमने फिर फलों के पौधे लगाए हैं। ऐसा ही उस तरफ? ऐसा ही उस तरफ है। तो 3 स्टोरी ये हो गई, 3 स्टोरी उधर हो गई, 6 स्टोरी। और जब ये नवंबर दिसंबर में पानी खत्म हो जाएगा तालाब के अंदर, यानी कि अंडरग्राउंड फ्लोर पे, पाताल जिसको कहेंगे, उसमें हम पूरे सर्दियों में 6-7 महीने गोभी, बैंगन, सारी सब्जी उगाएंगे इसमें। और सर, जैसे आपने कहा कि भाई इसमें आउटलेट नहीं है, तो अगर पानी ओवरफ्लो के लिए हमने ये किया है कि इस तालाब को, क्योंकि ये ऊंचे बंधान बना दिए, इसके सामने हमने धान के खेत दिए हैं। तो जब ज़्यादा पानी तालाब में हो जाता है तो लहर से रिवर्स होके वो धान के खेत में आने लगता है। और दूसरा ये कि हर खेत में पानी रुक रुक के आ रहा है, तो ज़मीन के अंदर खूब पानी जा रहा है। ये है प्रकृति संरक्षण और प्रकृति को देने का आनंद। तो जब हम प्रकृति को प्रकृति के तरीके से प्रबंधित करते हैं तो उसकी जो क्षमता है वो कई गुना बढ़ जाती है, और जो हमें उससे प्राप्त होता है वो भी कई गुना बढ़ जाता है। कहते हैं कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। वो बहारें, वो घटाएं, वो छनक भूल गए, हम बारिश में नहाने की ललक भूल गए। जब से इस देश में पश्चिम की हवा बह निकली, देश के रहनुमा गाँव की सड़क भूल गए।
और वही सड़क है जो इस देश को पूरे वैश्विक स्तर पर जोड़ेगी, जो इस देश की अर्थव्यवस्था के से लेकर हर व्यवस्था का सर्वांगीण विकास करेगी। गांधी ग्राम सेवा केंद्र का यह मॉडल अपने आप में अनूठा है, अपने आप में अद्भुत है। सर, आपने जैविक खेती, पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, जल प्रबंधन जैसे तमाम विषयों पर न सिर्फ अपने विचार प्रस्तुत किए, बल्कि जो उसका प्रायोगिक, जो एक प्रैक्टिकल जो इम्प्लीमेंटेशन है वो भी हमें दिखाया। और रिटायरमेंट तो मुझे लगता है कि रिटायरमेंट तो आपका हुआ ही नहीं है। अब आपने एक नई जो है सामाजिक सेवा भावना में एक नई नियुक्ति ली है, उसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, बहुत आभार प्रकट करता हूं और दर्शकों के लिए 2 शब्दों की आपसे उम्मीद करता हूं। सबसे पहले तो आपका भी बहुत बहुत आभार कि आपने यहाँ आके दर्शकों के लिए इतना अच्छा प्रोग्राम बनाया। मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि अब हमें जैविक जीवन शैली अपनानी होगी किसी भी रूप में। उत्पादक के रूप में एक किसान जैविक भोजन उपलब्ध करा सकता है। अन्नदाता वो तभी बनेगा जब शुद्ध और पौष्टिक अन्न हमें देगा। और उपभोक्ता के रूप में हम जैविक किसानों से जुड़ें, उनसे जैविक उत्पाद खरीदें, थोड़ा ज़्यादा कीमत दे के, क्योंकि इसकी कॉस्ट थोड़ा बढ़ती है, पैदावार कम होती है। तो उपभोक्ता के रूप में किसानों से लोग जुड़ें और किसान उपभोक्ताओं को वास्तव में वो भगवान का दर्जा प्राप्त करें, लोगों को शुद्ध भोजन करा के स्वस्थ रखें। हम दर्शकों से भी यही चाहेंगे कि वो किसान के रूप में या उपभोक्ता के रूप में जैविक जीवन शैली को अपनाएं। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार सर। थैंक यू।